चलिए, तो बेटा अपन फेमा पढ़ रहे हैं, तो मेरा फेमा का पार्ट 2 रिवीजन है। चलिए, तो बच्चों फेमा में हम फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शंस। तो अब जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो दो टाइप के यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शंस बच्चों आपको दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एंड दूसरा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसमें सारे कौन से आइटम्स कवर होते हैं जो कि बैलेंस शीट में होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। एंड जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बच्चों? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब कि जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है उन सबको छोड़कर सब करंट अकाउंट होते हैं। इंक्लूड्स, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स क्या है? पेमेंट के, एंड नेक्स्ट 2 पॉइंट्स क्या है बच्चों? एक्सपेंसेस के। तो याद करने के लिए स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स पेमेंट के एंड बाकी के 2 एक्सपेंसेस के। आज जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब है एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ये भी इंक्लूड होते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों, दो पेमेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है एंड 2 क्या है बच्चों? एक्सपेंसेस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेमेंट किस चीज़ का? हम बाहर फॉरेन करेंसी पे कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं? फॉरेन ट्रेड के लिए, या फिर बच्चों कोई भी करंट बिजनेस या फिर सर्विस के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो हम पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड के लिए, या तो करंट बिजनेस या फिर सर्विस से शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर हमने कुछ लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम दी इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। तो बच्चों, तो ये है हमारे 2 पेमेंट के। हम पढ़ रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होते। इसमें ये भी इंक्लूड होते हैं 2 स्टार्टिंग के पेमेंट के। हम इसे भी करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में कवर करेंगे। हम कोई भी फॉरेन ट्रेड का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर करंट बिजनेस, या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। चलिए, या तो हम क्या कर रहे हैं? बाहर खर्चे कर रहे हैं। बाहर हम क्या कर रहे हैं? खर्चे कर रहे हैं। रेमिटेंस मतलब सेंड करना होता है, भेजना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर खर्चे भेज रहे हैं फॉर द फॉलोइंग पर्सन बच्चों, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन। हमारे कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भेज रहे हैं। स्पाउस है, उनके लिए भेज रहे हैं। चिल्ड्रन है, उनके लिए भेज रहे हैं, है ना। तो ये पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। या फिर हम खर्चे किसके लिए भेज रहे हैं बेटा? फॉरेन ट्रैवल के लिए, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल के लिए, या फिर मेडिकल के लिए, या फिर एजुकेशन के। 3 बातें याद रखना। हम फॉरेन ट्रैवल के लिए पैसे भेज रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंस के लिए भेज रहे हैं, या फिर एजुकेशन एक्सपेंस। किसको बच्चों? वही 3, पेरेंट्स, स्पाउस या फिर चिल्ड्रन। चलिए, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बच्चों फ्रीली परमिटेड है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रीली परमिटेड ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ लिस्ट पढ़ेंगे। कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो कि टोटली प्रोहिबिटेड है। कुछ है कि जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और कुछ में आरबीआई की अप्रूवल लेनी। बच्चों, जो प्रोहिबिटेड के लिस्ट है वो हम पढ़ेंगे रूल 3 के शेड्यूल 1 में। जिस ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगी तो हम वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो हम उसमें पेमेंट कर सकते हो, तो वो रूल 4 के सेकेंड शेड्यूल में लेंगे। और कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे जिसमें आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे रूल 5 के 3rd में होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जनरली फ्रीली परमिटेड है, लेकिन हाँ कुछ प्रोहिबिटेड है, हाँ कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जो प्रोहिबिटेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्ट के 2 पार्ट है। हमारा जो पहला पार्ट है वो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, और दूसरा आरबीआई। तो चलिए, तो ये बाकी सारी चीज़ यही बोल रहे हैं, प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑल। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो कि टोटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। टोटली प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की पूरी लिस्ट है। टोटल यहाँ पे आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, पेमेंट फॉर ट्रैवल टू नेपाल और भूटान। बच्चों, 2 कंट्री नेपाल एंड भूटान आप लोग जानते हो, ये हमारी नेबर कंट्रीज है। तो क्योंकि हमारी इंडियन करेंसी उन कंट्रीज़ में अलाउड है, इसीलिए, है ना, इसीलिए उन्होंने बोल दिया प्रोहिबिटेड है। अगर आप वहाँ पर कोई भी फॉरेन करेंसी, कोई भी एक्सचेंज, है ना, आप हमारा रिजर्व खत्म कर रहे हो, आरबीआई का रिजर्व कर रहे हो उन कंट्रीज़ में, तो अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। या फिर बच्चों सेम उन्होंने बोल दिया नेपाल एंड भूटान,
ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो पर्सन रेसिडेंट, कोई भी पर्सन रेसिडेंट है जो नेपाल का है, भूटान का है, उसके साथ कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो भी टोटली प्रोहिबिटेड है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है दिस प्रोहिबिशन में बी एग्जेम्प्टेड बाय आरबीआई, आरबीआई चाहे तो इसे एग्जेम्प्ट कर सकता है सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट नेपाल भूटान के, नेपाल भूटान में कुछ भी पेमेंट फॉर ट्रैवल है वो भी नहीं, वहाँ के रेसिडेंट पर्सन से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो भी प्रोहिबिटेड है। चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको कोई लॉटरी, अगर आपको रेमिटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकम, अगर आपको इंडिया में है ना लॉटरी विनिंग हुई है, फॉर एग्जाम्पल कौन बनेगा करोड़पति, है ना, सॉरी कौन बनेगा करोड़पति नहीं, यहाँ पर हमने कोई भी बिजनेस, कुछ भी लॉटरी से मुझे पैसे मिलते हैं, अब लॉटरी विनिंग होने के कारण मैं इस पैसे को इंडिया के बाहर कहीं लगाना चाहती हूँ तो उन्होंने टोटली मना कर दिया। ठीक है, इनकम अगर आपकी लॉटरी विनिंग है या फिर रेसिंग से, राइडिंग एक्सेट्रा, एनी अदर हॉबी, इन सब से अगर आपको पैसा आपको मिला है और इस पैसों को आप कहीं बाहर भेज रहे हो, अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, रेमिटेंस फॉर परचेज, आप इंडिया के बाहर पैसे, है ना, पैसे भेज रहे हो, आपका पर्पस क्या है, क्या खरीदने का, वहाँ पे लॉटरी टिकट्स खरीदने का। यहाँ से अगर लॉटरी से पैसे आए हैं वो भी नहीं भेज सकते, बाहर नॉर्मली आपने बिजनेस से अपने पैसे कमाए और बाहर आप लॉटरी के लिए पैसे लगा रहे हो, ये भी अलाउड नहीं है, तो आप लॉटरी के लिए पैसे नहीं भेज सकते। या फिर कोई भी बैंड प्रोस्क्राइब, मतलब बच्चों जो भी है ना फॉरबिड, अलाउड नहीं है ना, कुछ ऐसी मैगजीन्स है उसको खरीदने के लिए नहीं पैसे भेज सकते। फुटबॉल पोल्स हो गए, है ना, स्वीपर्स, मतलब एक तरीके से गैम्बलिंग चिट फंड टाइप का ही होता है, तो ये सब सट्टा मार्केट। आप यहाँ से इंडिया से पैसे नहीं भेज सकते, किस चीज़ के लिए, वहाँ की लॉटरी टिकट खरीदने के लिए, वहाँ की मैगजीन्स जो बैंड है उन्हें खरीदने के लिए, या फुटबॉल पोल्स या फिर स्टिक के लिए। चल फिफ्थ पॉइंट में आते हैं बच्चों। फिफ्थ पॉइंट बोलते हैं, इसकी हेडिंग है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन द एक्सपोर्ट। यहाँ पे एक्सपोर्ट, चलो इसका कॉन्सेप्ट, फिफ्थ पॉइंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझे। ठीक है, आ जाइए, हेडिंग क्या है, हेडिंग एक बार फिर से रीड करूँ बेटा, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड नहीं है, बोल रही हूँ बच्चों, एक्सपोर्ट करना प्रोहिबिटेड नहीं है, एक्सपोर्ट में दिए जाने वाला कमीशन प्रोहिबिटेड है। ठीक है, एक्सपोर्ट में टूवर्ड्स द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द होली जॉइंट, जो भी हमारा वेंचर है, होली ओन सब्सिडी है अब्रॉड ऑफ द इंडियन कंपनी। मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन का इस कंपनी में बिजनेस है, चलो मुकेश अंबानी जी को ही मान लेते हैं। ठीक है, तो एक मुकेश अंबानी जी हैं जिनका बिजनेस इंडिया में है, वो यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट करते क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक बिजनेस सेटअप किया, सब्सिडरी कंपनी अपनी बनाई यहाँ पर। फिर से मुकेश अंबानी जी का बिजनेस अच्छा खासा इंडिया में है, इंडिया के बाहर वो प्लांट एंड मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, यहाँ पे कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, वहाँ से पैसा कमाए, और पैसा कमा कर क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपनी सब्सिडरी ओपन करते हैं जो कि उनकी होली ओन सब्सिडरी। ठीक है, अब होली ओन सब्सिडी के जो गुड्स बन रहे हैं, इसके लिए एक बंदे को, है ना, मुकेश अंबानी जी ने एक बंदे को अपॉइंट किया, ठीक है, जो इन गुड्स को बेच रहा है, एक्सपोर्ट करने में उनकी हेल्प कर रहा है अब्रॉड में। ठीक है, चलिए, तो प्लांट एंड मशीनरी जो मुकेश अंबानी जी ने ये जो दूसरी कंट्री में अपनी सब्सिडी कंपनी खोली, इस सब्सिडी से कोई पैसा इंडिया में नहीं आ रहा है, इस सब्सिडी से कोई भी पैसा इंडिया में नहीं आ रहा है, तो सीधा से सीधा हमारी गवर्नमेंट बोलती है, अगर आप बाहर कोई होली ओन सब्सिडी अपनी चला रहे हो और वहाँ से इंडिया में कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो बच्चों उस एक्सपोर्ट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस एक्सपोर्ट में जिस कारण से खर्चे हो रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है, उल्टा आप खर्चा अलग कर रहे हो, तो प्लीज़ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये मोटिवेट करे कि आप अपनी सब्सिडी से ही कमीशन पे ऑफ करो, ना कि आप इंडिया से पे ऑफ करवाइए। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है बच्चों, पेमेंट ऑफ कमीशन, इस बंदे को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो इस बंदे को जो कमीशन मिल रहा है, इस कमीशन को प्रोहिबिट कर रखा है। हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वापस से हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रोहिबिटेड की पूरी लिस्ट। मुकेश अंबानी जी ने अपनी एक सब्सिडी यहाँ पर खोली है, इस सब्सिडी में, है ना, वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है और उसके लिए उन्होंने एक एजेंट को अपॉइंट किया। इस एजेंट को जो वो कमीशन दे रहा है तो वो इंडिया से नहीं जाएगा, वो कहेगा अपनी सब्सिडी कंपनी से ही आप इसको कमीशन दीजिए। तो एक्सपोर्ट करना मना नहीं है, उस एक्सपोर्ट में होने वाला जो खर्चा है, क्योंकि इनकम नहीं हो रही है, उस एजेंट का जो खर्चा है, कमीशन है, वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो रीड करो, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है, मेड टूवर्ड्स द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, या तो बाहर इंडिया के बाहर जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडी। ठीक है, चलिए
ये था हमारा 5th पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6th पॉइंट। 6 क्या बोलता है बच्चों, अगर कोई कंपनी है जिसमें डिविडेंड बैलेंसिंग वाली है ना रिक्वायरमेंट्स है, तो प्लीज़ वो डिविडेंड बैलेंसिंग करके ही है ना डिविडेंड रेमिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, तो प्रोहिबिटेड है। अगर किसी कंपनी में को बोल रखा है कि आपको डिविडेंड बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, तो बच्चों आपको फुलफिल करनी है, आप डिविडेंड का पैसा यहाँ इंडिया से बाहर लेकर नहीं जा सकते। चलिए 7th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों ब्लू कलर का हाईलाइटर कर रखा है, ये हमारी हेडिंग है, क्या है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। तो चलो पहले इस सिस्टम को पूरा समझते हैं, है ना। ये पूरा सिस्टम को जैसे बस सिस्टम आपको जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आपको बता रहे हो बच्चों, एग्जाम में इतनी डिटेलिंग नहीं आती, ठीक है। हमारी इंडिया है और ये आपके सामने स्क्रीन में एक रशियन कंट्री है, ठीक है। एक्चुअल में पास्ट में है ना, बहुत पुरानी बात है ये, मनमोहन जी थे जब, उस टाइम की बात है। उस टाइम पर हमारी इंडिया ने रशियन कंट्री से बहुत सारे क्या खरीदे थे बच्चों, हथियार एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट आर्म्स खरीदे थे, ठीक है। तो इंडिया को बदले में उन्हें क्या देना था बच्चों, इन्होंने आपको रशियन कंट्री ने मैन्युफैक्चर करके आर्म्स है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिए, तो बदले में इंडिया को इन्हें क्या देने थे बच्चों, पैसे देने थे। पैसे किस में देने थे, डॉलर में। लेकिन हमारी इंडिया बहुत इंडिया ने बोला कि भैया हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास हमारी इंडियन रुपी है, तो हम वही देंगे, ठीक है। तो रशियन कंट्री ने बोला कि नहीं भैया हमें रुपी नहीं चाहिए, हमें तो भैया डॉलर ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप हमें हमारा सामान वापस कर दीजिए। तो सीधे से इंडिया ने बोल दिया कि ठीक है, आप अपना सामान वापस लेके जाइए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन उस टाइम पर रशियन कंट्री को लगा कि भाई इंडिया तो मान ही नहीं रहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, आप सामान अपने पास ही रखिए, ठीक है, आप हमें इंडियन रुपये में दे दीजिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कल को आपकी इंडिया से कोई भी बिजनेसमैन आएगा और हमारी रशियन कंट्री में बिजनेस करेगा, तो बच्चों उसे हम डॉलर नहीं देंगे, क्योंकि आपने हमें रुपये दिया है, तो हम भी रुपये देंगे। या फिर हम क्या देंगे बच्चों, एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देंगे। ये लेटर ऑफ क्रेडिट कोई भी बिजनेसमैन है, उसने रशियन कंट्री से बिजनेस किया है, तो वो उसे क्या दे देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा, है ना। वही जो इंडियन रुपी जो हमने दिया था वही पैसे वो हमें दे रहा है, या फिर हमने पैसे नहीं दिया है तो वही हमें क्या कर रहा है, वापस से दे रहा है, जो कि इस बंदे को इंडिया में आरबीआई से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे, बिजनेस करने वाला जो बंदा है, ठीक है, वो यहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो एजेंट को अपॉइंट करेगा, जो कि रशियन का होगा। वो बंदा बोलेगा, वो एजेंट बोलेगा, भैया मैं तो एजेंट हूँ, आपकी कंट्री इंडियन कंट्री और रशियन कंट्री के बीच में जो भी मैटर है, मैं तो एक एजेंट हूँ, मुझे मेरा पैसा तो चाहिए डॉलर में, भले आप रुपये में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मुझे मेरा पैसा चाहिए डॉलर में। तो जो ये पैसा उसको डॉलर में चाहिए, है ना, तो सीधे से हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि जिससे हमें फॉरेन करेंसी नहीं आ रही, उस पे होने वाले खर्चे, जो कमीशन हमें एजेंट को देने वाले, वो भी हम अलाउड नहीं करेंगे। इसीलिए इसकी हेडिंग क्या है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। जो ये इंडिया का बिजनेसमैन रशियन कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, उस बंदे को यहाँ से क्या हमें डॉलर आ रहा है, करेंसी आ रही है, इंडिया में नहीं आ रही, तो इसमें होने वाले खर्चे भी हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो साफ बोल दिया, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन द एक्सपोर्ट अंडर द रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, तो ये भी अलाउड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चों, एक्सेप्ट कंटिन्यू 7 पॉइंट एक्सेप्ट, लेकिन टी और टबैको अलाउ करके रखा है और उसकी भी एक लिमिट डिसाइड करके रखी है, अप टू 10% से ज़्यादा नहीं। चलिए 8th पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, कॉल बैक सर्विस। पुराना कॉन्सेप्ट है, अब ये नहीं होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, इंटरनेट आ गई, व्हाट्सएप आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। कॉल बैक सर्विस में एक्चुअल में होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो कि हमारी इंडिया में है, ठीक है, और ये फॉरेन कंट्री है। इंडियन पर्सन क्या करता था, फॉरेन कंट्री में कॉल करता था, कॉल मतलब कि वो बस क्या करता था, एक मिस कॉल करता था, ठीक है बच्चों। एक इंडियन बंदे को एक दूसरी कंट्री से, फॉर एग्जांपल अमेरिका में बात करें, तो उसने क्या कहा कि भैया रशिया में मैं कॉल करूँगा तो मुझे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो इंडियन पर्सन क्या करता है, यहाँ रशियन कंट्री में बैठे एक बंदे को कॉल करता है, एक मिस कॉल मारता है। जैसे ही ये इसको मिस कॉल मारेगा तो ये समझ जाएगा, दोनों के बीच में पहले से एग्रीमेंट होता है, समझ जाएगा कि भैया इस बंदे को अमेरिका में बैठे एक बंदे से बात करनी है ना, तो ये इसे मिस कॉल मारेगा। ये बंदा क्या करेगा, इस कॉल को कनेक्ट करेगा, पहले इसको भी कॉल करेगा, इस कॉल को इससे कनेक्ट करेगा, ताकि इन दोनों की बात हो सके। बात करने वाले ये दोनों हैं,
ये जो बंदा है, ये बंदा बीच का मीडिएटर है। ये मीडिएटर कैसे काम कर रहा है, पहले इस बंदे ने इसको मिस कॉल मारा, उसने उस फ़ोन को कट किया और इसको और इसकी कॉल को ज्वाइनिंग कर दी, अपने पैसे बचाने के लिए होता था, जिस कारण से हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता था। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि भैया पेमेंट रिलेटेड, कॉल बैक सर्विस से रिलेटेड जो भी होगा ये प्रोहिबिटेड है। Then last point, remittance of the interest income on a fund held in non-resident special rupee account। ठीक है, इन्होंने बोल दिया अगर आप इंडिया में, बाहर का कोई भी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट पर्सन इंडिया में आता है, घूमता है और पैसे लेके आता है, अगर वो पैसे हमारे, है ना, आरबीआई के पास, है ना, ऑथराइज डीलर के पास जाके जमा करवा देते हैं, ठीक है, और जब वापस जा रहे होते और बोलते कि हमें हमारा पैसा दीजिए, पूरा अगर खर्च नहीं हुआ, अगर पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ है तो बच्चों वो लोग, एक एग्जाम्पल फिर से समझते हैं, ये हमारी इंडिया है, बनाते हैं, ये हमारी इंडिया है, ठीक है। इंडिया में अगर एक कोई फॉरेनर आया है, वो इंडिया में घूमता है, सबसे पहले तो वो अपने पास अच्छा खासा पैसा लेके आता है, तो एक अकाउंट ओपन करवाता है ऑथराइज डीलर के पास, फिर वो पूरी इंडिया घूमता है बच्चों, पूरी इंडिया जब वो घूमता है, ठीक है, और उसका अगर कुछ पैसा नहीं खर्च नहीं हो पाया अकाउंट में है ना, फॉर एग्जांपल, है ना, 10 मिलियन वो डॉलर लेकर आए थे और खर्चा नहीं होता है, तो वो अकाउंट में ऑलरेडी मेंटेन, तो कितने महीने घूमे, फॉर एग्जांपल 5 महीने घूमते, इस 5 महीने के बाद जब वो जाता है अकाउंट के पास, अकाउंट और ऑथराइज डीलर के पास कि मैं अब अपने देश जा रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे दीजिए, तो भैया बैंक बोलता है कि ठीक है ये लीजिए अपने 10 मिलियन जो आपके थे, तो भैया ये बंदा बोलता है कि भाई क्योंकि 5 महीने तक ये पैसा आपके पास थे तो इसका इंटरेस्ट भी देना चाहिए, तो भैया सीधे हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम इस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम आपका ये अकाउंट इसलिए खुला रहे हैं, आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, हम आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, इसमें हम इंटरेस्ट पे करने वाले नहीं, तो ये भी प्रोहिबिटेड है। तो बच्चों ये थी पूरी प्रोहिबिटेड की लिस्ट। पहला, नेपाल भूटान में अलाउड नहीं है अगर ट्रैवल को लेके खर्चा कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वहाँ के नेपाल भूटान के रेसिडेंट से, क्यों, सीधा सा लॉजिक, क्योंकि वहाँ पे अलाउड है, क्या, रुपये अलाउड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है अगर आप कहीं इंडिया में लॉटरी विनिंग, रेसिंग, रेडिंग, अदर हॉबी के कारण पैसा कमाते हो तो ये आप इंडिया के बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। अगर आप अपना नॉर्मल पैसा इंडिया के बाहर लेके जाओ रहे हो, लेकिन पर्पस क्या है, लॉटरी टिकट्स खरीदना, है ना, बैंड मैगजीन खरीदना, फुटबॉल में स्पेकुलेशन एंड ऑल करना, तो ये भी अलाउड नहीं है। अगर आप किसी एक्सपोर्ट के कारण किसी एजेंट को बाहर कमीशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके इंडिया के बाहर कोई जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडी है, ठीक है, जिससे आपके इंडिया में है ना कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो ये भी अलाउड नहीं है। या फिर कोई कंपनी जिसमें डिविडेंड बैलेंसिंग लग रहा है वो इंडिया से बाहर डिविडेंड नहीं लेकर जा सकती। 7th पॉइंट, अगर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के अकॉर्डिंग, है ना, अगर आपका खर्चा हो रहा है, किसी एजेंट को आपको एक्सपोर्ट में कमीशन देना पड़ता है, तो ये पेमेंट भी अलाउड नहीं है, बस टी टबैको को छोड़कर ये इंपॉर्टेंट है। कॉल बैक सर्विसेज में पे करना भी अलाउड नहीं है। और बच्चों, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम फंड, जो भी नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपये अकाउंट जो ऑथराइज डीलर के पास मेंटेन कर रहा था एक नॉन रेसिडेंट पर्सन, उसमें इंटरेस्ट भी, है ना, रेमिट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब बच्चों ये थी प्रोहिबिटेड की लिस्ट। ऐसे ही रिस्ट्रिक्टेड की भी लिस्ट है ना, रूल 4 और रूल 5 है, जिसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी थी और आरबीआई से। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते क्यों हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अगर मैं 2 पार्ट करूं तो बेचा, एक होता है पब्लिक का इंटरेस्ट, एक होता है पब्लिक का इंटरेस्ट या फिर बोलो ग्रुप इंटरेस्ट, एक होता है इंडिविजुअल। जितने में भी पब्लिक इंटरेस्ट है या ग्रुप इंटरेस्ट है उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, हम रिस्ट्रिक्शंस पढ़ने वाले हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस है जिसमें किसने रिस्ट्रिक्शन लगाए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ट्रांजैक्शन है किसमें आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हीं एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट है या ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, और आरबीआई ने बस इंडिविजुअल इंटरेस्ट में लगाए। तो चलिए आ जाइए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी अगर कोई भी कल्चरल टूर यहाँ से लेकर जा रहे हैं, जैसे बच्चों हमारे इंडिया का, है ना, भारतनाट्यम, ये सारे डांस एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल टूर में इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं, तो यस इसमें जो खर्चे होने वाले हैं अलाउड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बार परमिशन ले लो, ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, रेमिटेंस ऑफ बच्चों पैसे आप लेकर, है ना, खर्चा कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, किस पर्पज़ के लिए। यहाँ पे पहला, फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो यहाँ पे फ्रेट वर्ड यूज ध्यान रखना। देन पेमेंट ऑफ द इम्पोर्ट थ्रू, यहाँ पे आपको इम्पोर्ट का ध्यान रखना। बच्चों इम्पोर्ट कर रहे हो थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पीएससी, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इन 2 कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना आ जाइए, ठीक है। अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या था, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट, तो यहाँ पे बच्चों आपको फ्रेट को याद रखना है।
देन क्या लिखा था, पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट, यहाँ पे इम्पोर्ट को ध्यान रखना, लेकिन इम्पोर्ट के साथ ओशन की भी बात हो रही। पहले सेकंड वाले पॉइंट को रीड करेंगे। पेमेंट आप कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंडिया के बाहर से आप इंपोर्ट इंडिया में गुड्स लेकर आ रहे हो थ्रू ओशन रूट। कहाँ से लेकर आ रहे हो बच्चों, ओशन रूट। ट्रांसपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, कौन मंगवा रहा है बच्चों, कौन मंगवा रहा है, ये गवर्नमेंट मंगवा रही है, PSU मंगवा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ओशन की बात की है, दैट मीन्स यहाँ पे आप स्क्रीन में देखो बच्चों, पहला पॉइंट है एयर एंड दूसरा पॉइंट है रोड। दैट मीन्स यहाँ पर एयर और रोड के थ्रू अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो फ्रीली परमिसेबल है। हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो ओशन के रास्तों से, है ना, ओशन के रास्तों से, सी के रास्ते से, एयर से लेकर आ रहे हो, बाय रोड लेकर आ रहे हो, फ्रीली परमिसेबल है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओशन के रास्ते से लेकर आओगे तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी बच्चों। क्यों, एक्चुअली बच्चों, है ना, सबसे ज़्यादा लॉस होने का चांसेस, सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने का चांसेस ओशन में ही होता है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया ओशन के थ्रू लेके आओगे हमसे पूछोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दी है कि हमसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप लेकर आ रहे हो जहाज से, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये जहाज से लेकर आ रहे हो। इस जहाज में क्या लेकर आ रहे हो, गुड्स भर के लेकर आ रहे हो, ठीक है। ये हमारे गुड्स है, ये हमारे क्या है, गुड्स है, इनको आप लेकर आ रहे हो। तो पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट। आप फ्रेट लेके आ रहे हो, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट, ये जहाज का जो ट्रांसपोर्ट, ये आपका जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगेंगे जितने भी, है ना, ये चार्जेस, ये खर्चा किसका हो रहा है बच्चों, कौन पे कर रहा है, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट, है ना, पैसे भेज रहा है क्योंकि आपने जहाज के थ्रू ये सामान बुलवाया। तो ट्रांसपोर्ट जो देना पड़ेगा दैट वाज फ्रेट, कौन दे रहा है, बाय PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर ओशन के रास्ते से गुड्स मंगवाती है, ओशन के रास्ते से गुड्स मंगाती है, तो गुड्स मतलब इंपोर्ट में भी लगे, इंपोर्ट करते वक्त भी पूछना है, ये है इंपोर्ट करते वक्त, इंपोर्ट ओशन के रास्ते करते वक्त पूछना है, और ट्रांसपोर्ट का पैसा देते वक्त भी आपको पूछना है, गवर्नमेंट जब करेगी। तो अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर से रीड कर रही हूँ बच्चों, दोनों मिक्स एक साथ हमने पढ़ा। अगर रेमिटेंस, आप पैसे भेज रहे हो क्योंकि आपने फ्रेट को थ्रू, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने फ्रेट के थ्रू गुड्स मंगवाए हैं, तो फ्रेट ट्रांसपोर्ट का जो पैसा दोगे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। दूसरा, गुड्स जो मंगवा रहे हो, पेमेंट कर रहे हो इंपोर्ट थ्रू द ओशन ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी तभी आप करोगे, अदरवाइज नहीं। देन बच्चों, 4th पॉइंट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम समझेंगे मल्टी मॉडल है क्या, सबसे पहले समझेंगे मल्टी मॉडल क्या। बच्चों, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं, है ना, ये एक तरीके से एक से ज़्यादा, है ना, एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है। टू यूज़ मोर देन वन टाइप ऑफ व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन में। जब एक से ज़्यादा हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल को यूज़ करते हैं, ठीक है, मीडिएटिंग अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कैरेज, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। चलिए और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि बच्चों, ये फाइनली आपको गुड्स यहाँ से लेकर यहाँ पे पहुँचना, तो कभी आप, है ना, बाय रोड लेके आ रहे हो, देन रेल के थ्रू, रोड, है ना, तो जो भी ये थ्रू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बोलते हैं। एक ही बंदा है, ऑपरेट कर रहा है, मीन्स एनी पर्सन हु इज ऑन हिज ओन बिहाफ और थ्रू अनदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ कंक्लूड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हु इज अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट अब में समझ लिया। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड। अब क्योंकि वो बाहर से गुड्स इंडिया तक लेकर इसके बीच बहुत सारे ट्रांसपोर्ट यूज होंगे, तो वहाँ का जो एजेंट होगा उसको जो पैसे दे रहे उसके लिए भी आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों, 5th पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कंटेनर डिटेंशन चार्ज। होता क्या है, अगर आप इंडिया से बाहर गुड्स भेज रहे हो तो बड़े बड़े कंटेनर में भेजते हो। तो अगर किसी कारणवश वो कंटेनर कस्टम में ही रखे रहते हैं, पोर्ट में ही रखे हुए रहते हैं, तो बच्चों वहाँ पे रखे टाइम हो जाता है, तो आपको एक रेंट पे करना पड़ता है। तो डिटेंशन चार्जेस का मतलब क्या है, रेंट पे करना कंटेनर में। अगर कोई भी कंटेनर का रेंट आपको पे करना है एक्सीडिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग में पूरे रेट डिसाइड करके रखे। फॉर एग्जाम्पल 100, है ना, 1000 रुपये डॉलर दे रखा है, अगर 1000 तक का दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 से ज़्यादा दे रहे हो तो यस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये सारे हम जनरल इंटरेस्ट वाले पढ़ रहे हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 पॉइंट बच्चों, रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ द ट्रांसपोंडर। तो चलो सबसे पहले ट्रांसपोंडर का मीनिंग समझे, कॉन्सेप्ट समझे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि डिस्कवरी जो चैनल है ना अमेरिका में, तो हमारी इंडिया में टीवी चैनल के थ्रू हमें भी ये चैनल दिखता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी सोनी के पास है,
सोनी चैनल के पास, ठीक है। तो बच्चों ये जो पूरा सैटेलाइट है, ये जो पूरा हमें दिखाया जा रहा है, तो ये जो मशीन से जो डिस्कवरी है ना, इंडिया कहते हैं अमेरिका में भी है, और जिसके थ्रू है ना ये इसको भेजते हैं और ये इसके थ्रू हमें भेजते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे है ट्रांसपॉन्डर। तो रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस। अब सोनी टीवी सोनी चैनल क्या कर रहा होगा, इस डिस्कवरी चैनल को जो चार्जेस पे कर रहा होगा, ठीक है। तो रेमिटेंस जो पैसे भेज रहे हैं हम, हायरिंग चार्जेस जो उन्होंने किया ऑफ द ट्रांसपॉन्डर्स, ठीक है, जो भी टीवी चैनल्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हम जो कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा ये चार्जेस पे करने से पहले। देन बच्चों रेमिटेंस ऑफ द प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप, है ना, अगर आप इंडिया से बाहर पैसे भेज रहे हो, कौन सा प्राइज की मनी या स्पॉन्सरशिप, स्पोर्टिंग, बच्चों कितने से ज़्यादा, $1,00,000 से ज़्यादा, तो फिर यस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नीचे उन्होंने एक्सेप्ट बोल दिया, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल्स में स्पोर्ट्स हो रहे हैं, नेशनल स्टेट लेवल, उनको छोड़। चलिए नेक्स्ट हेडिंग के बच्चों एडवर्टीजमेंट इन अ फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कितने से ज़्यादा बच्चों, 10,000 से ज़्यादा। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट अगर आप कर रहे हो ऑडियो विजुअल की तरफ तो फ्रीली है, ठीक है, फ्री परमिसिबल है। अगर आप प्रिंट मीडिया के कारण कर रहे हो तो रुक जाओ। अगर आप इंडिया के बाहर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट करने का तरीका ऑडियो विजुअल है, तो आपको कहीं भी कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक प्रिंट मीडिया की बात की है। प्रिंट मीडिया से कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर कौन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू कर रहा है, फिर एनी अदर पर्सन कर रहा है, तो फ्रीली परमिसिबल। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और पीएसयू कर रही है, और बच्चों लिमिट कितने से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा की कर रही है, तो यस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप नॉट एक्सीडिंग $10,000 तो फ्रीली परमिसिबल है। तो एडवर्टीजमेंट इंडिया के बाहर कर रहे हैं प्रिंट मीडिया से, करने वाला कौन है बच्चों, हमारी स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू। कितने से ज़्यादा करिए बेटो, 10,000 से ज़्यादा, तो हाँ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो रीड करो बच्चों, एडवर्टीजमेंट फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कितने ज़्यादा, 10,000। लेकिन अगर आपका ये एडवर्टीजमेंट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग, तो फिर हाँ ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड नेक्स्ट आ जाओ बेटा, रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब। एक्चुअल में ये PNI क्लब क्या है, इसका पहले फुल फॉर्म, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी। एक्चुअल में ये नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल एसोसिएशन बनी है, मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड। पहले क्या होता था बच्चों, जो भी मरीन के थ्रू, ओशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके जो गुड्स आते थे, कोई भी उन्हें इंश्योरेंस का कवरेज नहीं देता था, क्योंकि बहुत रिस्क होता था। तो खुद से ही बिजनेस करने वाले जो ट्रांसपोर्ट ओशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे, उन्होंने खुद से ही अपना एक क्लब बनाया, जिसे हम बोलते हैं PNI क्लब, प्रोटेक्शन इंडेमनिटी। उन्होंने खुद से ही सारे सेलर्स ने कुछ एक छोटा अमाउंट डाला, जिस कारण से आज वो बड़े लेवल में है ना, जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ओशन के थ्रू, उनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो मेंबरशिप के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ये भी आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। हमने लिस्ट पढ़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में उन एरियाज़ में परमिशन ली जाती है जो कि बच्चों क्या है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कल्चरल टूर हो गया, अगर आप फ्रेट लेके आ रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हो ओशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में ऑपरेटर को पैसे देने पड़ रहे हैं, एजेंट को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो भी पूछिए। अगर कंटेनर में जो रेंट चार्जेस, रिटेंशन चार्जेस लगे लिमिट से ऊपर, तो पूछिए। अगर ट्रांसपोंडेंट्स में आपको जो हायरिंग चार्जेस देने हैं, इसके लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्पॉन्सरशिप अगर आप इंडिया से बाहर भेज रहे हो 1 लाख से ज़्यादा, तो फिर पूछना पड़ेगा। नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स के लिए नहीं। अगर एडवर्टीजमेंट करो प्रिंट मीडिया में, कौन करवा रहा है बच्चों, हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो भैया उसकी लिमिट क्या है, 10,000 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन 10,000 से ऊपर करना है तो पूछो, उसके नीचे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग के लिए कर रहे हो, तो भैया कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड PIN क्लब की मेंबरशिप के लिए पे कर रहे हो तो पूछना। चलिए, तो अब आते हैं बच्चों RBI की तरफ। RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी बच्चों, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ख्याल रखता है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट साफ बोल दिया है, एक इंडिविजुअल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी है ना, उसकी लिमिट डिसाइड करे कि तू 2.5 लाख तक का फॉरेन एक्सचेंज कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो पूछना पड़ेगा RBI से। 2.5 लाख तक की छूट है एक इंडिविजुअल को, वो फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर भेज सकता है, ठीक है। तो नीचे उन्होंने बोल रखा है कि वो प्राइवेट विजिट कर सकता है, नेपाल भूटान को छोड़कर बच्चों। क्यों? क्योंकि नेपाल भूटान में इंडियन करेंसी यूज़ होती है, प्लीज़ अब फॉरेन एक्सचेंज मत खर्च करिए। तो प्राइवेट विजिट कर सकता है, गिफ्ट डोनेशन दे सकता है,
गोइंग एब्रॉड फॉर द एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, इमिग्रेशन मतलब सेटलमेंट होने के लिए, है ना, 2.5 लाख तक का खर्चा अलाउड है, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, इंडिया के बाहर मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इंडिया के बाहर पैसे भेज सकती हूँ 2.5 लाख तक का, ट्रैवलर करने के लिए अपने बिजनेस के लिए, अटेंडिंग का कॉन्फ्रेंस, इंडिया के बाहर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही हूँ, या फिर किसी ट्रेनिंग मीटिंग एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें। देन एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, इंडिया के बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो 2.5 लाख तक का अलाउड है, स्टडी अब्रॉड 2.5 लाख तक का अलाउड है, ठीक है, एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो भी है। तो बच्चों ये पूरी लिस्ट है कि हम 2.5 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं इन सारे एरियाज में। लेकिन बच्चों कुछ ऑरेंज कलर के हाईलाइट है, सबसे पहले इमिग्रेशन, दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी अवर, ये 3 सिचुएशन है जिसमें आपको 2.5 लाख से ज़्यादा की लिमिट भी दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, रेमिटेंस लिमिट इन केस ऑफ रेसिडेंट बट नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट। बच्चों रेसिडेंट तो है लेकिन परमानेंट रेसिडेंट नहीं, मतलब एक फॉरनर जो कि इंडिया में काम कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में, रेसिडेंट तो है लेकिन क्या परमानेंट है, नहीं। या फिर बच्चों एक इंडियन बंदा जो कि इंडिया के बाहर सिटीजन, इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर चला गया है और इंडिया में क्या करे बच्चों, यहाँ पे कुछ पर्सन्स की बात की जा रही है जो कि परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, जैसे मैंने एक फॉरनर का बोला। दूसरी सिचुएशन, मैं इंडिया के बाहर काम करती हूँ, इंडिया में है ना, इंडिया के बाहर की कंपनी है, इंडिया में उन्होंने मुझे भेजा है टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते? उन्होंने बोला आप 2.5 लाख से ज़्यादा लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फॉरनर इंडिया में काम कर रहा है, उसकी सैलरी है बच्चों, उसकी सैलरी वो अपने घर तो भेजेगा, तो इंडिया के बाहर 2.5 लाख से ज़्यादा अगर उसकी सैलरी हो रही है तो हाँ वो भेज सकता है। रीड करो, अ पर्सन हु इज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, एग्जाम्पल एक सिटीजन, ठीक है, इज अ सिटीजन ऑफ द फॉरेन स्टेट, एक फॉरनर है अदर देन पाकिस्तान की हम बात नहीं करें, या फिर इंडियन सिटीजन है हु इज डेपुटेशन मतलब टेम्परेरी इंडिया में आया है क्योंकि फॉरेन कंपनी ने अपनी ब्रांच जो इंडिया में वहाँ पे भेजा है, ठीक है, सब्जी या जॉइंट वेंचर इन इंडिया और सच फॉर में मेक रेमिटेंस, उनको बोलते भैया आप अपना पूरा पैसा लेके जाए जितना भी आपकी नेट सैलरी बनती है, लेकिन ध्यान रहे टैक्स वगैरह पे करके जाओ, डिडक्शन जो भी होता है प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिडक्शन वो सब डिडक्ट करके ही आप अपनी पूरी सैलरी इंडिया के बाहर भेज सकते हो। अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो हाँ वो भी भेज सकते हो। चलिए देन उसके बाद बस ये बात उन्होंने ध्यान रखिए कि 3 साल मिनिमम है ना, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। चलिए अब जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फैसिलिटी फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल के अलावा बच्चों यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सब में भी आपको आरबीआई की प्योर परमिशन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो आ जाओ, सबसे पहले डोनेशन, बच्चों एक एक करके सिचुएशन समझते हैं। अगर कोई क्या कर रहा है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडिया का है सिस्टम, ठीक है, टाटा का एग्जाम्पल, अक्सर टाटा बच्चों अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एजुकेशन के लिए बाहर भेजता है, और उसके लिए वो क्या करता है बच्चों, एजुकेशन के लिए फीस वगैरह नहीं, डोनेशन देता है। हम पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आरबीआई से पूछो। टाटा अपने एम्प्लॉयज़ की अच्छी ट्रेनिंग के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर वो भेज रहा है और वहाँ पे डोनेशन दे रहा है, मतलब कि फॉरेन करेंसी हमारी जा रही है ना, फॉरेन एक्सचेंज वो कर रहा है। तो अगर ये कर रहा है तो उसकी लिमिट उन्होंने बोल दी, ऊपर लिमिट दे रखी है बच्चों, ऊपर लिमिट दे रखी है, लिमिट क्या दे रखी है, तो अलाउड कितना है, 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, टाटा ने जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुई पिछले 3 साल की उसका 1%, या फिर बच्चा $5 लाख, विच एवर इज लेस, जो लेस है उतना ही वो फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर डोनेट कर सकता है। अगर वो इसको क्रॉस करता है तो बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की। बच्चों ये मिनिमम लिमिट डिसाइड है, टाटा इतना डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन करेंसी यूज़ कर सकता है, लेकिन इस लिमिट को अगर एक्सीड करता है तो हाँ आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा कमीशन, बच्चों फॉर एग्जाम्पल मेरी इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस है, मैंने रियल एस्टेट में पैसा लगा के रखा है, मैंने यहाँ पे एक अपार्टमेंट बना के रखे खतरनाक से, बाहर इंडिया के बाहर के लोग भी हमारे इंडिया के है ना रेजिडेंशियल प्लेसेस में इंटरेस्टेड है पैसा लगाने के लिए। तो मैंने क्या किया एक एजेंट को अपॉइंट कर लिया, ये बंदा एजेंट को अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अभी एजेंट क्या करेगा, लोगों को ढूंढेगा और हम मेरी इंडिया में मेरे फ्लैट्स मेरे अपार्टमेंट्स को बिकवाएगा, ठीक है। अब वो जितना भी बिकवाता है, जितना भी पैसा है ना, इस एजेंट के कारण इंडिया में जितना भी पैसा आ रहा है ना, इनवर्ड रेमिटेंस पैसा जो आ रहा है, तो उसका 5% बच्चों ऊपर दिख रहा है $25,000, और जितना भी इनवर्ड रेमिटेंस आ रहा है उसका 5%, विच एवर इज मोर, ये है लिमिट, है ना, पैसे देने की। फॉरेन करेंसी हम इतना दे सकते हैं इस एजेंट को, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा देने के लिए हमें आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ इंडिया है,
ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, बिल गेट्स से है ना, बाहर का बंदा है, बिल गेट फॉरेनर है, इससे हमने क्या करवाया बच्चों, बिल गेट्स ने अपनी एक सब्सिडरी खोली है, इंडिया में सब्सिडरी खोली है ना। तो यहाँ पे उसने जो पैसा लगाया उसे हम बोलते हैं, खोलने से पहले जो खर्चे होते हैं उसे हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो उसने खर्चे उठाए, ये पैसे उसको अब हमें रिटर्न करने, तो रिटर्न करें। तो जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया था, लिमिट है बच्चों, जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया था 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट और $1,00,000 विच एवर इज हायर। तो बच्चों जो हायर होगा उतनी लिमिट तक का हम प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को रिटर्न कर सकते हैं, रिम्बर्स। बच्चों इन सब में पैसे जा रहे हैं, हम बिल गेट्स को पैसा वापस दे रहे हैं जो भी उसने यहाँ पे खर्चे किए हैं, तो इसमें फॉरेन करेंसी जा रही है, तो इसकी एक लिमिट डिसाइड है, उससे ऊपर जाओगे तो आरबीआई से परमिशन। कमीशन पे करना एजेंट को, तो उसकी एक लिमिट डिसाइड कर दी, कितना पैसा आ रहा है उसका 5% या फिर 25,000 विच एवर इज मोर। बच्चों दोनों मोर के केस में थे, टाटा के केस में लेस था, डोनेशन वो पे कर रहा है तो अलाउड कितना कर रखा है 1%, जितना भी पिछले 3 साल का आया 5 लाख विच एवर इज लेस। यही एक लॉट है जिसमें लेस है, बाकी सब में क्या है बच्चों मोर है, और इसमें भी क्या है मोर है। ठीक है, चलिए एक और रह गया है, अगर इंडिया ने कोई कंसल्टेंसी सर्विस ली, कंसल्टेंसी सर्विस बच्चों 2 टाइप के, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक है बच्चों अदर की। इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रखी है तो उसकी लिमिट उन्होंने बोल दिया भैया 10 करोड़ तक का आप फॉरेन एक्सचेंज दे सकते हो, अदर के केस में 1 करोड़ तक का। तो चलो आ जाओ फटाफट सारे पॉइंट्स कवर करें। सबसे पहले डोनेशन, साफ टाटा का एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, कितना 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज है, जितना भी इंडिया में पैसा टाटा है पिछले 3 सालों में, और 5 लाख विच एवर इज लेस, इतना वो डोनेशन दे सकता है। उससे ऊपर जाने के लिए उसे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो इस लिमिट को एक्सीड करता है। दूसरा, कमीशन दे रहा है पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अब्रॉड। अभी देखा था फ्लाइट्स बेचने के लिए मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया था, एजेंट है मेरा अब्रॉड में, सेल ऑफ द रेसिडेंशियल फ्लैट एंड कमर्शियल प्लॉट। ठीक है, अगर 25,000 और 5% ऑफ जितना भी पैसा आ रहा है विच इज मोर, उसको अगर हम एक्सीड करते हैं तो बच्चों आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगर हमने कंसल्टेंसी सर्विस ली है, 2 टाइप की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बोल दिया 10 करोड़ तक का, और अदर में 1 करोड़ तक का। रेमिटेंस, लास्ट पॉइंट बच्चों क्या, रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट टू इंडिया, ठीक है, और 1 लाख विच इज है प्री इनकॉर्पोरेशन, जो बिल गेट वाला हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स। अगर आप फॉरेन रेसिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट से पे करें तो इट इज़ नॉट